गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग चंपारण आईएएस टेस्ट सीरीज 24 का सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि जो नया सूचना आप सबों को मालूम हो गया होगा कि एग्जाम 50-50% चांस है कि अगले 20 और 22 अगस्त को होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, अपना तैयारी को अंजाम तक पहुंचाएं। आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन है जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन से पहले एक सूचना दे दें आप लोगों को कि चंपारण आईएएस में भूगोल और जीएस, एलएसडब्ल्यू और एंथ्रो का क्लास उपलब्ध है। आप जब लोग चाहें हमें मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं और मेरा नंबर है 91281323। देखिए यहाँ पे फोकस हो रहा है नंबर। चलिए आज हम लोग पहला प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न है सूर्य या तारा। सूर्य और तारा जिसमें अपना प्रकाश होता है उसी को सूर्य या तारा कहते हैं। सूर्य या तारा के विकास की प्रथम अवस्था कौन है इसमें? तो इसमें जो प्रथम अवस्था है वो है प्रोटो स्टार। याद रखेंगे, प्रोटो स्टार से ही तारा का आरंभ होता है बनना, और लास्ट जो ब्लैक होल यहाँ लिखा हुआ है इसमें खत्म हो जाता है तारा। तो प्रोटो स्टार ऑप्शन दीजिएगा बी। चलिए अगला सेकंड प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितनी दूरी होती है? तो प्रकाश वर्ष में होता है, देखिए इसमें ऑप्शन पहला देखिए 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ये सही है। इसके बाद हम लोग देखें बी में, ये ऑप्शन गलत है। फिर सी में देखिए 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर है, ये भी सही है। अर्थात इसका ऑप्शन हो जाएगा ई, यानी ये दोनों सही, ये दोनों ट्रू है। दो के बाद चलते हैं तीसरा नंबर प्रश्न पे, मिलान करना है। पर्वत और अवस्थिति, कौन कहाँ पर्वत है वही देखना है। तो बीटा पर्वत शुक्र पर है, याद रखिएगा, बीटा शुक्र पे। और बी लिबनिटीज पर्वत ये चंद्रमा पर है, ये भी याद रखेंगे। निक्स ओलंपिया, सी का निक्स ओलंपिया जो है ये मंगल ग्रह पर है, यानी ये ठीक है। माउंट इरेबस अंटार्कटिका पर है, यानी इसका ऑप्शन में दी जाएंगे तो हो जाएगा सी। एक बार फिर से बोल दें, बीटा पर्वत शुक्र पर, लिबनिटीज पर्वत चंद्रमा पर, निक्स ओलंपिया मंगल पर और माउंट इरेबस अंटार्कटिका पर। चौथा नंबर पे आते हैं गैब्रो। गैब्रो जो एक अग्नि चट्टान है, इसका प्रवर्तित रूप क्या होता है? तो इसका सरपेंटाइन होता है, ऑप्शन दीजिएगा डी, सरपेंटाइन। और जो बी है ये सेल से बनता है, स्लेट। एम्फीबोलाइट बेसाल्ट से बनता है और संगमरमर, चूना पत्थर, डोलोमाइट और खड़िया या चौक से बनता है। रेंडियर झील कहाँ है? अवस्थिति जानना है, तो ये कनाडा में रेंडियर झील, बी का कनाडा दीजिएगा। अगला प्रश्न है, लोयस एक स्थलाकृति है, कैसा लोयस स्थलाकृति है? तो लोयस मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाने वाला एक स्थलाकृति प्रदेश है, अर्थात लोयस का ऑप्शन दीजिएगा सी। एंटीलीज गर्म जलधारा बहुत इंपॉर्टेंट, और ये अटलांटिक महासागर में चलता है। एंटीलीज गर्म जलधारा अटलांटिक महासागर का जलधारा है। पापागायो ठंडे स्थानीय पवन, ये पापागायो जो ठंडे स्थानीय पवन ये मैक्सिको में चलता है, मैक्सिको जो कि उत्तरी अमेरिका का देश है। अगला 9 नंबर पे आते हैं हम लोग। भारत में उसाव लौह अयस्क क्षेत्र कहाँ है? उसाव उसाव लौह अयस्क क्षेत्र जो है ये गोवा में, गोवा जैसा कि आप जानते हैं भारत का छोटा राज्य के रूप में जाना जाता है, गोवा यहाँ पर है, यहीं पे है उसाव लौह अयस्क क्षेत्र। अगला प्रश्न है, खोसला समिति का संबंध निम्नलिखित में से किस एक बांध से? ये सरदार सरोवर से है, सरदार सरोवर जो नर्मदा नदी पर है, सरदार सरोवर, इसी से खोसला समिति का संबंध। 11 नंबर पे आते हैं, कौन एक आणविक शक्ति वाले खनिज की श्रेणी में नहीं आता है? आणविक शक्ति यानी एटॉमिक पावर किसमें नहीं है इसमें एक शक्ति में? तो ये मैग्नीशियम में नहीं है, थोरियम में है, बेरिलियम में भी है, ग्रेफाइट में भी है, लेकिन मैग्नीशियम में नहीं है। चलिए आगे हम लोग देख लें 12 नंबर। भारत में प्रथम सीमेंट कारखाना 1904 में कहाँ लगा था? तो ये मद्रास में लगा था, याद रखना है आपको। 1904 में जो लगा था ये मद्रास में लगा था। अगला प्रश्न है 13 नंबर, भारत में रत्न एवं आभूषण से संबंधित एक प्रमुख शहर है, बहुत इंपॉर्टेंट, गुजरात का सूरत शहर इसके लिए जाना जाता है, ऑप्शन सी दीजिएगा। रेशम उत्पादन में भारत का कौन सा अग्रणी राज्य है? ये केरला है, केरला सॉरी कर्नाटका है। रेशम में कर्नाटक, और बिहार में भागलपुर रेशम के लिए जाना जाता है। 15 नंबर प्रश्न पे आते हैं, कुद्रेमुख लौह अयस्क क्षेत्र से प्राप्त लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात होता है? कुद्रेमुख पहले जानना है कि ये कर्नाटक में है, अर्थात न्यू मैंगलोर से इसका
निर्यात किया जाएगा। और मोस्ट ऑफ द लॉयस ईरान को जाता है, याद रखेंगे, ये लॉयस मोस्ट ऑफ द ईरान को भेजा जाता है। 16 नंबर प्रश्न है, रियांग जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? भारत के किस राज्य में रियांग है? तो ये त्रिपुरा में है। याद रखेंगे, रियांग जनजाति त्रिपुरा की जनजाति, त्रिपुरा, पूर्वोत्तर का राज्य त्रिपुरा में रियांग जनजाति है। चलिए यहाँ ऑप्शंस में देखिए दिया हुआ है पूर्वोत्तर का त्रिपुरा, ऑप्शन दीजिएगा ए। चलिए 17 नंबर प्रश्न है, क्यूल नदी से लेकर राजमहल की पहाड़ियों तक के भौगोलिक क्षेत्र को कहा जाता है? तो क्यूल नदी बिहार में है, राजमहल बिहार का और झारखंड का सीमा पर पहाड़ी है, तो इसके क्षेत्र को कहते हैं हम लोग अंग का मैदान। अंग का क्षेत्र है भागलपुर, मुंगेर, जमालपुर, सुल्तानगंज, ये सब अंग का मैदान के रूप में जाना जाता है। मरवात दर्रा बिहार को जोड़ता है, मरवात 18 नंबर प्रश्न, और ये नेपाल से जोड़ता है। मरवात दर्रा बिहार और नेपाल के बीच में है। 19 नंबर प्रश्न में आते हैं, बिहार में क्वार्टजाइट का भंडार निम्नलिखित में से किस पहाड़ी में है? खड़गपुर पहाड़ी में बहुत ज्यादा क्वार्टजाइट पाया जाता है, ऑप्शन दीजिएगा ए। 19 के बाद आते हैं 20 में, इनमें कौन एक नदी गंगा में नहीं मिलती है? सोनपुर मिलती है, सोन नदी मिलती है, फल्गु नदी नहीं मिलती, यही नहीं मिलती है। फल्गु नदी के किनारे गया शहर बसा हुआ है और ये गंगा में नहीं मिलती है। अभी 4 दिन पहले नीतीश कुमार का एक विजिट था वहां पे, तो उसमें नीतीश कुमार का अनाउंसमेंट है कि फल्गु नदी में 3 फीट 3 फीट जल सालों भर रहेगा, क्योंकि वहां पे पिंड दान करने वाले लोग बाहर से आते हैं, प्रॉब्लम होता है, इसीलिए उसमें पानी का व्यवस्था किया जाएगा। और अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री। 21 नंबर से हिस्ट्री का सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए प्रश्न है 21 नंबर, प्राचीन भारत में निशाका, निशाका ऐसे कहा जाता है इसको, निष्क, निशाका नहीं बल्कि निष्क से जाने जाते थे, तो निष्क से स्वर्ण आभूषण को जाना जाता था, ऑप्शन दीजिएगा ए। 21 का हो जाएगा ए। वैदिक काल में निष्क गले में पहनने वाला स्वर्ण आभूषण होता था। अगला है 22 नंबर प्रश्न, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में जिसे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी उसे कैवल्य कहा जाता था, कैवल्य की प्राप्ति हो जाती थी, इसीलिए ये जानना है, आंसर इसका सी हो जाएगा, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य। अगला है 23 नंबर प्रश्न, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो ये बिंबिसार जो है राजवैद्य था, जीवक बिंबिसार का, जो कि चंड प्रघोत का इलाज करने के लिए इसे अवंती भेजा था बिंबिसार ने। चलिए अगला 24 नंबर हम लोग प्रश्न पे आते हैं, सरथवाह किसे कहते थे? ये व्यापारियों के काफिले को सरथवाह कहा जाता था। जो भी प्राचीन काल में व्यापारी का काफिला होता था उसे सरथवाह कहा जाता था, काफिला या कारवा। और ये सभी जो होते थे ये वैश्य समाज के होते थे, वैश्य समाज के होते थे। अगला है 25 नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? ये मुस्लिम आक्रमण बख्तियार खिलजी ने 1199 ईस्वी में पूरा विनाश कर दिया था, नालंदा विश्वविद्यालय को खत्म कर दिया था। बिहार का पहला विजय पाने वाला, यानी बिहार पर पहला विजय पाने वाला मुस्लिम शासक बख्तियार खिलजी ही था, जो 1199 ईस्वी में इसमें आग लगा दिया और वहां के भिक्षुओं को मार भी दिया, बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं को मार भी दिया था। अगला 26 नंबर प्रश्न पे आते हैं, किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया? तो इसमें ऑप्शन दीजिएगा ए, चालुक्य। चालुक्य जो है उत्तर भारत में शासन नहीं कर पाया था, और चालुक्य 3 जगहों पर बसा हुआ था। भारत की यदि बात करें तो चालुक्य 3, एक कर्नाटक में, एक इधर आंध्रा में और एक इधर गुजरात में, यानी 3 क्षेत्रों में चालुक्य बसा हुआ था। अगला जो कर्नाटका का चालुक्य है इसे वातापी का चालुक्य कहते हैं, वेंगी का चालुक्य आंध्र प्रदेश में कहते हैं, और कल्याणी का चालुक्य इसको कहा जाता है गुजरात का चालुक्य को। अगला है 27 नंबर प्रश्न, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया था? पब्लिक के लिए लोक निर्माण विभाग की स्थापना करने वाला बादशाह था फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी। फिरोज तुगलक के बारे में पहले भी बहुत सारा हम लोग बात कर चुके हैं। फिरोज तुगलक जो था ये दारुल सफा का एक खैराती अस्पताल जो था इसकी स्थापना किया था। दीवान ए खैरात, मुस्लिम विधवा अनाथ स्त्रियों के लिए दीवान ए खैरात का व्यवस्था किए हुए था। दीवान ए इस्तिहाक, यानी मृत सैनिकों के जो भी आश्रित लोग होते थे उनको मदद करने के लिए दीवान ए इस्तिहाक, और दीवान ए बंदगान, गुलामों के लिए पृथक विभाग बनाया गया था, कि जो भी गुलाम, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फिरोज शाह के समय में ही सबसे ज्यादा गुलाम था, इसलिए उसके लिए एक पृथक विभाग था, दीवान ए बंदगान।
और फिरोजशाह तुगलक ही ससगनी मुद्रा भी चलाया था। अगला है 28 नंबर प्रश्न, अष्टदिग्गज किस राज्य से संबंधित थे? अष्टदिग्गज विजयनगर राज्य से कृष्णदेवराय के संबंध में था। अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज का मतलब बहुत सारे अच्छे व्यक्ति इनके राज्य में रहते थे, विद्वान, खासकर विद्वान लोग रहते थे, उन्हीं को अष्टदिग्गज कहा गया है। तो कृष्णदेवराय महान विद्वान भी थे, खुद विद्या प्रेमी भी थे, काफी विद्या को ये प्रोत्साहित करते थे। और इसने अभिनव भोज, आंध्र भोज के रूप में भी जाना गया है। इतिहास में इन्हें अभिनव भोज और आंध्र भोज भी कहा गया है। इसके यहाँ अष्टदिग्गज रहते थे, जिसमें पेड्डाना एक नाम का था व्यक्ति, पेड्डाना, जो तेलुगु और संस्कृत दोनों भाषा का विद्वान था। 29 नंबर में आइए, तुलसीदास किसके समकालीन थे? ये अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, अर्थात आंसर हो जाएगा ए। तुलसीदास अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। 30 के बाद 30 नंबर प्रश्न में आइए, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? तो अकबर 1576 ईस्वी में बिहार और बंगाल को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। 30 के बाद आइए 31 में, प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ? ये ग्वालियर में है, सब लोगों को याद रहता है, आपको भी याद होगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न पे आते हैं, बमनी राज की स्थापना किसने किया था? अलाउद्दीन हसन, या इसे हसन गंगू भी कहा जाता है, जो 1347 ईस्वी में किया था विजयनगर साम्राज्य में बहमनी राज्य। विजयनगर साम्राज्य का एक पार्ट था बहमनी राज्य। 33 में, इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखना है इसको, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। जैसा कि हम लोग जानते हैं 1333 ईस्वी में मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता, और ये जब भारत आया था तो इसे दिल्ली का काजी, और फिर बाद में 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे चीन में अपना राजदूत बनाकर भेजा था। 34 नंबर प्रश्न पे आते हैं, निम्न में से कौन ज्योति रिसीवर की रचना किया था? ये वर्ण रत्नाकर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन दीजिएगा बी, 34 का ऑप्शन बी। 35 में आइए, बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म का मार्गदर्शक कौन बना? तो ये था आनंद। आनंद को सबसे अपना प्रिय चेला मानते थे गौतम बुद्ध, इसलिए आनंद ही आगे का मार्गदर्शक बना था। मृत्यु का मतलब महापरिनिर्वाण होता है। और सारीपुत्र एक था जो नालंदा का रहने वाला था, उसे बुद्ध ने धर्मसेना की उपाधि प्रदान किया था। 36 नंबर प्रश्न में आते हैं, कुल कितनी बौद्ध समितियों का आयोजन हुआ था? बहुत आसान है, 4 बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। पहला आयोजन हुआ था राजगिरी में अजातशत्रु के समय, और उस समय का अध्यक्ष था महाकश्यप। 483 BC में हुआ था, 483 BC में। दूसरा है जो वैशाली में हुआ था कालाशोक के समय में, और अध्यक्ष था साबकमीर, जो 383 BC में, अर्थात 100 साल बाद हुआ था। और तीसरा पाटलिपुत्रा में अशोक के समय में हुआ था, और इसका अध्यक्ष था मोगलीपुत्तिस, जो 250 BC में हुआ था। और लास्ट चौथा जो हुआ था, ये कश्मीर के कुंडल ग्राम में हुआ था चौथा, जिसमें इसका अध्यक्ष था वसुमित्र और उपाध्यक्ष था अश्वघोष, और कनिष्क था राजा, और ये ईसा का प्रथम शताब्दी में हुआ था। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के पिता का संबंध किस कुल से था? तो महावीर स्वामी के पिता क्षत्रिय कुल से थे। और ऐसे आप जानते हैं कि महावीर स्वामी अंतिम और 24वें तीर्थंकर हुए थे, है ना। तो इसके पहले जितने भी 23 तीर्थंकर हुए, उसमें से 22 तीर्थंकर को कहा जाता है कि इक्ष्वाकु वंश से आते थे, इक्ष्वाकु वंश। अगला प्रश्न है 38 नंबर, अवंती महाजनपद किस राज्य में स्थित है? अवंती का जो क्षेत्र है 38 नंबर, तो इसमें अवंती के बारे में स्पष्ट नहीं दिया गया है, लेकिन ये जो है उज्जैन का क्षेत्र और मालवा का क्षेत्र, अर्थात मध्य प्रदेश का। हाँ, ऑप्शन दीजिएगा बी, यहाँ पे बी है, मध्य प्रदेश में अवंती का। यहाँ का ही राजा था चंड प्रघोत, जो बिंबिसार का मित्र था। दोनों में लड़ाई हुआ था, लेकिन बाद में मित्रता हो जाती, और फिर उस मित्रता के वजह से ही जब वो बीमार हुआ था तो उसको जीवक जैसा वैद्य उपलब्ध कराया गया था बिंबिसार के द्वारा। अवंती एक बहुत ही पश्चिम का शक्तिशाली महाजनपद के रूप में जाना जाता था। 39 नंबर प्रश्न पर आते हैं, नंद वंश के शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो नंद वंश के शासक जो थे
ये जैन धर्म के अनुयायी थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था और ये कलिंग विजय करने के बाद कलिंग से जीन की मूर्ति को ले आया था। जीन का मतलब यहाँ पर होता है, जीन का मतलब महावीर स्वामी, महावीर स्वामी का ही एक नाम जीन भी था। 40 नंबर प्रश्न पर आते हैं। मराठा पेशवा ने कब बिहार पर आक्रमण किया था? 40 नंबर प्रश्न, और इसका ऑप्शन दीजिएगा ए, 1743 के आसपास। चलिए 41 नंबर प्रश्न पर आते हैं। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? पुर्तगाली सबसे पहले आया था, याद रखना है, और सबसे बाद में भी पुर्तगाली गया था, है ना। सबसे पहले आया और सबसे बाद में गया। तो आने का क्रम कौन कौन है? तो सबसे पहले आया था पुर्तगाली, पी से पुर्तगाली। दूसरा में आया था ई से इंग्लिश। तीसरा में आया था डी से डच। और चौथा में आया था डी ई से डेनिस। पांचवा में आया था फ्रांसिस। और छठा में आया था स्वीडिश। पहला पुर्तगाली, इंग्लिश, डच, डेनिस, फ्रांसिस और स्वीडिश, इस प्रकार से भारत में आया था। पुर्तगाली 1498 में और स्वीडिश 1731 में भारत आया था। अगला प्रश्न है, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। बेगम समरू, याद रखना है 42 नंबर। बेगम समरू एक तवायफ या वेश्या थी जो दिल्ली के चांदनी चौक में रहती थी, लेकिन इसने मेरठ के समीप एक जगह था सरधाना, मेरठ के समीप सरधाना में इसने एक चर्च का निर्माण करवाई थी। 43 नंबर है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो हैदराबाद का निजाम, ऑप्शन दीजिएगा बी, इसने ही सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया था। 43 के बाद आइए 44 में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से संबंधित प्रश्न है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें से पिट्स इंडिया एक्ट ये सुमेलित है, इल्बर्ट बिल रिपन में सुमेलित है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट डलहौजी में सुमेलित है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन यही सुमेलित नहीं है, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा डी, यही आंसर हो जाएगा। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। ये 1878 ईस्वी में भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों को प्रतिवर्धित करने के लिए ये पारित हुआ था एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और इस समय यहाँ के वायसराय थे लॉर्ड लिटन, याद रखना है लॉर्ड लिटन, कर्जन के जगह पे लॉर्ड लिटन हो जाएगा। अगला, मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा है? ये हेक्टर मुनरो, ऑप्शन ए दीजिएगा हेक्टर मुनरो। 1802 ईस्वी में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को आरंभ किया था। हेक्टर मुनरो ने, टॉमस मुनरो कहते हैं इसको। चलिए अगला 46 नंबर प्रश्न पे आते हैं। सी, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा ह्यूरोज से, ऑप्शन दीजिएगा ह्यूरोज। जैसा कि जाना जाता है 23 मार्च 1858 को सर ह्यूरोज झांसी को घेर लिया था। झांसी की रानी वहीं रहती थी। यहाँ से रानी भागकर ग्वालियर पहुंच गई, परंतु ह्यूरोज ग्वालियर भी जा पहुंचा और दोनों के बीच में काफी युद्ध हुआ। और मई महीने में 1858 ईस्वी में रानी की हत्या हो गया, या अंग्रेजों ने हत्या कर दिया, जिसे हम लोग रानी की वीरगति को प्राप्त करना कहते हैं। 46 के बाद आते हैं 47 नंबर प्रश्न पे। बघेरा विद्रोह कब हुआ? बघेरा विद्रोह का जो समय है ये 1818-19 में हुआ था, ऑप्शन दीजिएगा बी, 1818-19 में। बघेरा का मतलब है ये गुजरात के आसपास का क्षेत्र में युद्ध हुआ था। कहा जाता है कि बघेरा विद्रोह का मुख्य कारण था जो बड़ौदा क्षेत्र में जो गायकवाड़ लोग थे, वो अंग्रेजों की सहायता से इन बघेर लोगों पर काफी शोषण करते थे, इनसे काफी टैक्स लेते थे, अर्थात इसी को लेकर के बघेरा के द्वारा बघेरा विद्रोह 1818-19 में किया गया था। 48 नंबर प्रश्न में आता है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन सा जिसने प्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? विलियम जोन्स। हम लोग जानते हैं विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। 49 नंबर, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है 50 में, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? ऑप्शन 50 का दीजिएगा ए, राजा राम मोहन राय को। ये आधुनिक शिक्षा के समर्थक भी थे। 50 के बाद आइए 51 में, रामकृष्ण मिशन किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये रामकृष्ण मिशन ए दीजिएगा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। 50 51 का ए, 51 का एक, 1 मई 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। 1 मई
1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। 52 नंबर प्रश्न में आते हैं, निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक, अर्थात ऑप्शन दीजिएगा डी, बाल गंगाधर तिलक। और तिलक का देहांत हो जाता है 1920 ईस्वी में। चलिए अगला 52 के बाद आते हैं 53, शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन जाना? लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब कहा जाता था। 53 के बाद 54 में आते हैं, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कहाँ स्थापित हुआ था? पिछले दिन भी इस पे चर्चा हुआ था, दिल्ली में, और चंद्रशेखर आजाद के द्वारा, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा हुआ था। चलिए अगला 54 के बाद आते हैं 55 में, चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? ये बारदोली सत्याग्रह गुजरात में थे। ऑप्शन दीजिएगा बी, बारदोली गुजरात के सूरत जिला में स्थित जगह है। और चौरी चौरा घटना जो हुआ था 4 फरवरी 1922 को, कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा घटना हुआ था। अब हम लोग 57 नंबर प्रश्न से चलते हैं, 56 नंबर प्रश्न से, जो कि इंडियन पॉलिटी है। इंडियन पॉलिटी का प्रश्न अब हम लोग शुरू कर रहे हैं, जो 56 नंबर प्रश्न में है, निम्न में से कौन सा एक भारत में सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना की दशा में सबसे प्रभावी प्रावधान होगा? ऑप्शन दीजिएगा डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, जैसे ही सामाजिक आर्थिक और न्याय की बात चलेगा तो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत ही इसमें ऑप्शन देना है। तो 56 का डी। 57 में आम चुनाव के बाद एक नई लोकसभा का गठन किया है, इसके पहले सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? सदन की सबसे जो वरिष्ठ सदस्य होता है उनके द्वारा ही कराया जाता है। ऑप्शन दीजिएगा डी। 58 नंबर आइए, निम्नलिखित में कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? योजना आयोग। हालांकि ये क्वेश्चन अब नहीं आता एग्जाम में, है ना, योजना आयोग की जगह पर आ गया अब नीति आयोग। चलिए अगला प्रश्न है 59 नंबर, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें करने वाली समिति का कौन सदस्य नहीं है? प्रधानमंत्री होते हैं, राज्यसभा का सभापति भी होता है, लोकसभा विपक्ष का नेता भी होता है, लोकसभा का अध्यक्ष इसमें नहीं होगा। ऑप्शन दीजिएगा बी, लोकसभा का अध्यक्ष। चलिए अगला 60 नंबर, संविधान सभा का मुख्य कार्य है 60 नंबर, और ये संविधान सभा का मुख्य कार्य संविधान का निर्माण करना होगा। ऑप्शन दीजिएगा संविधान का निर्माण करना, संविधान का निर्माण करना या उसके नीति को निर्धारित करना या निर्धारण करना। ऑप्शन दे दीजिएगा सी। 61 में इनमें से कौन एक सरकार का अंग नहीं है? तो इसमें सरकार का अंग कार्यकारी होना, ये न्यायपालिका होगा, विधानमंडल होगा, राजनीतिक दल सरकार का अंग नहीं हो सकता है। राजनीतिक दल में जो दल जीत के आता है वो सरकार बनाता है, इसलिए सभी राजनीतिक दल सरकार का अंग नहीं हो सकता है। आइए 62 नंबर में आते हैं हम लोग, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत है एक संप्रभु लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य, संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन दीजिएगा डी, संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये देना है ऑप्शन डी। आइए 63 में, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल में होते हैं, इसमें केवल राज्यसभा के सदस्य गलत, सदन के दोनों सदस्यों के सदस्य। ऑप्शन दीजिएगा बी, 63 का बी। आइए 64 नंबर प्रश्न में आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें दिया गया है। आप लोग वीडियो देखने के बाद इसे शेयर, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक ग्रुप में फैलाइए, ऐसा मेरा कहना है, इससे हमें और भी वीडियो बनाने में संतुष्टि होगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन इसका अनुच्छेद 18 नहीं, 19 नहीं, 20, अनुच्छेद 20। दोहरे दंड वो अभिशासन से संरक्षण देने वाला अनुच्छेद 20 है। और 65 अंतिम नंबर प्रश्न है इंडियन पॉलिटी का, राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? तो ये 44वें संविधान संशोधन ऐसा प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार है। यानी कि एक बार राष्ट्रपति लौटा देते हैं तो दोबारा भेजा जा सकता है कि आप पुनर्विचार फिर से कर लीजिए 44वें संविधान संशोधन 1978 में। और इस प्रकार से आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप सबों को कोई भी
जानकारी लेना है चंपारण आईएससी पीटी फाउंडेशन मेंस जीएस ऑप्शनल्स कोई भी बैच के बारे में, तो हमारे दिए हुए नंबर 91 28 13 23 पर कॉल कर सकते हैं। मैं कुमार जय सर, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। ओके, धन्यवाद।